नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोगों ने 13 तक सारी शिफ्ट कंप्लीट कर ली थी, यानी कि जो प्रीवियस पेपर हुए थे 2024 के दौरान एसएससी के, वो हम सब लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, अब हम लोग 4 दिन बाद जो पेपर होंगे, यानी कि 17 को उसका दोबारा से पेपर स्टार्ट हुआ था एसएससी के, तो 17 की पहली शिफ्ट को देखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए पहली शिफ्ट को देखेंगे हम लोग, 17 की पहली शिफ्ट। ठीक है ना, फर्स्ट शिफ्ट जो 2024 के पेपर है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, वुड का घोषणा पत्र 1854 मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित था, है ना, यानी किस फील्ड के लिए आया था, क्या किया था वुड ने। तो देखिए 1854 का जो मुख्य 1854 का जो घोषणा पत्र था वुड का, ठीक है ना, ये घोषणा पत्र किस लिए था? शिक्षा नीति के लिए। ठीक, शिक्षा नीति के लिए। और किसके टाइम पर स्टार्ट हो रहा है ये जो 1854 है? लॉर्ड डलहौजी के समय पर। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चार्ल्स वुड द्वारा लाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, किसके द्वारा? चार्ल्स वुड द्वारा। तो पहले तो ये ठीक कर लो, किस लिए था? एजुकेशन के लिए। ठीक है, जो 1854 का वुड का घोषणा पत्र था वो भारत की शिक्षा नीति थी। ठीक है ना, भारत के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा नीति बनाई थी। ठीक है, तो उसमें देखते हैं क्या क्या रखा था। ये किसके टाइम पर था? लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चार्ल्स वुड द्वारा रेडी किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स वुड द्वारा। ठीक से नाम देख लो, जो लेकर आए थे इस नीति को, चार्ल्स वुड द्वारा। इसके थ्रू क्या था नीति? कुछ पॉइंट है। प्राइमरी तक शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जाएगी। ठीक है, स्थानीय भाषा में दी जाएगी। 10th एवं 12th में शिक्षा, यानी 10वीं और 12वीं जब आप पास करोगे तो एंग्लो वर्नाक्यूलर, ठीक है, आंग्ल वर्नाक्यूलर, इसका मतलब है इंग्लिश प्लस लोकल इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, जो भी भाषा चलती है उस क्षेत्र में, जैसे भोजपुरी है, हिंदी है, मराठी है, ठीक है, उसमें पढ़ाएंगे, साथ में इंग्लिश में पढ़ाएंगे। ठीक, जो तीसरा पॉइंट था वो था हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन दी जाएंगी जो वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी। ठीक है ना, सारी की सारी अंग्रेजी भाषा में होंगी। जैसे कि आप ग्रेजुएट होना चाहते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में लेंगे, इंग्लिश में उस शिक्षा को ग्रहण करेंगे। तो देखो भाई, जो प्राइमरी शिक्षा थी वो स्थानीय यानी कि लोकल लैंग्वेज में प्रोवाइड होगी भारत में। 10th एवं 12th के लिए शिक्षा आपको लोकल प्लस इंग्लिश में प्रोवाइड होगी। एवं जो हायर एजुकेशन है वो आपकी इंग्लिश में प्रोवाइड होगी, ओनली फॉर इंग्लिश। ठीक है, इसलिए वुड का घोषणा पत्र था, इसको भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। ठीक है, इसमें स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया गया था एवं मद्रास, कलकत्ता तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय खोलने की भी बोली गई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि इसने क्या क्या बोला था। पहले महिलाओं की शिक्षा के लिए भी इसने कोशिश की थी। दूसरा, इसने तीनों प्रेसिडेंसीज में विश्वविद्यालय खोलने के लिए बोला था। टीचर्स के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी इसमें तैयार करने की बात की गई थी। ठीक है, कि तैयार किया जाएगा जहां पर टीचर्स ट्रेनिंग कर सके और बच्चों को पढ़ा सके। तो किसके लिए था भाई? शिक्षा नीति थी। क्या थी? शिक्षा नीति। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना, जो वुड का था, चार्ल्स वुड द्वारा लाया गया। ठीक, और ध्यान रखना तीनों स्तर पर जो पढ़ाई है उसका विषय क्या था? आंग्ल वर्नाक्यूलर। इसका मतलब, वर्नाक्यूलर का मतलब है लोकल लैंग्वेज। इंग्लिश तो होगी होगी, साथ में लोकल लैंग्वेज होगी, जो भी भारत की है, चाहे भोजपुरी है, सिंधी है, मराठा, उर्दू, हिंदी, कुछ भी है, उसके साथ भी आप 10th 12th पढ़ सकते हो।
बट इन हायर एजुकेशन लाइक पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट के लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि जीएनपी पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है और मुद्रास्फीति की दर 9% यानी कि इन्फ्लेशन रेट क्या है 9% है, तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो भाई देखिए 16 माइनस 9 कितना हुआ, 16 माइनस 9 कितना हुआ, कितना होता है भाई 7%, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे 7%, ठीक है ना। जो आपका जीएनपी आई है उसमें से इन्फ्लेशन रेट को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या आ जाता है आपका, ठीक, क्या आ जाएगा निकल कर, जो उत्पादन की रेट में वृद्धि हुई है ना वो निकल कर आ जाएगी। तो ध्यान रखना 7%, ठीक है। देखो नेक्स्ट, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है, इट्स मीन H2SO4 रिएक्टेड विद मैग्नीशियम, तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो देखते हैं भाई, मैग्नीशियम प्लस H2SO4 क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2 गैस। तो यही इसका आंसर है, क्या आएगा H2 गैस, ठीक है ना। साधारण अभिक्रिया है। मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है भाई, क्रिस्टलीय होता है, व्हाइट कलर का पाउडर टाइप में, ठीक है ना। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग क्षार है, क्या है स्ट्रॉन्ग क्षार, ठीक। तो क्या आ जाएगा H2, कौन सी गैस निकलती है H2, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। देखो ठीक से, नेक्स्ट देखो, पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित थी? तो भाई मैंने ये तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, किराने घराने का इसका आंसर क्या है, किराना घराना, ठीक है। ये तीसरी बार इसमें क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो 9 तारीख से शिफ्ट चल रही है 13 तक, उसमें 2 बार प्रभा अत्रे का नाम आ चुका है, आप देखना प्रीवियस पेपर में, ठीक है। अब दोबारा तीसरी बार इसका आया, तो भाई किस घराने से, किराना से, ठीक है, किराना घराना। देखो थोड़ा सा किराना घराने के बारे में, किराना घराना संस्थापक कौन थे, थोड़ा सा देख लो बस। संस्थापक करीम खान, कौन थे, करीम खान, ये थे इसके संस्थापक, ठीक है ना। और उसके बाद में कौन कौन इनसे सीखा है, छात्र कौन कौन से जिन्होंने इनसे सीखा है, प्रभा अत्रे, पंडित भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, ठीक है, गंगूबाई हंगल, ये सभी राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित है, जिसमें डॉक्टर भीमसेन जोशी 2009 में भारत रत्न से सम्मानित है, ठीक है। तो ध्यान रखना भारत रत्न से सम्मानित है। अब प्रभात को थोड़ा सा देख लें, प्रभात ने क्या क्या हासिल किया है। अभी इनकी मृत्यु हो चुकी है 2024 में। 2022 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था, क्या दिया गया था, पद्म विभूषण, ठीक है। सन 2002 में इनको पद्म भूषण दिया गया था, एवं 1991 को इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। 2024 में इनकी मृत्यु हो चुकी है और ये इनके पुरस्कारों की लिस्ट है, ठीक है ना। किराना घराना संस्थापक कौन थे, करीम खान, ठीक है, सवाई गंधर्व, हीराबाई दामोदकर, सुरेश भाई, प्रभा अत्रे, गंगूबाई हंगल और पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है। ये सभी की सभी किराना घराने से संबंधित है, जिसको किसने ओपन किया था, करीम खान ने, ठीक है। तो ध्यान रखना किराना घराना, इनमें से कोई भी नाम आए किराना घराने पर लगाना, ठीक है। नेक्स्ट, पेशावर के पास मर्दन से बरामद तख्ते वही शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन का वर्णन करता है? तो भाई तख्ते वही शिलालेख आपका पार्थियन वंश को, पार्थियन वंश का वर्णन करता है, ठीक है। ये जो शिलालेख मिला है पेशावर यानी कि पाकिस्तान के पास से, तो ये किस वंश को बताता है, पार्थियन को। पार्थियन कौन थे, पार्थियन कौन थे, पार्थियन
ईरानी लोगों का समूह था, ठीक है, ईरानी लोगों का समूह था जिन्होंने भारत के, पाकिस्तान के एवं अफगानिस्तान पर, ठीक है, जो पुराना टाइम था, काफी आज से 1500 वर्ष पहले शासन किया था। अगर पार्थियंस की उपशाखा की बात करें तो आपके शक शासक जैसे कनिष्क, ठीक है, ये सारे कौन थे? पार्थियंस थे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। तख्ते भाई क्या है भाई? पार्थियंस का। पार्थियन कौन थे? अगर कोई उदाहरण पूछे तो क्या नाम लोगे आप? उदाहरण पूछे, अगर इसके संस्थापक की बात करें तो अरसेप प्रथम, अरसेस प्रथम, ये इसके संस्थापक है। एवं जो इसकी शाखाएं थी तो शक शासक, भारत में शक शासक जो थे वो पार्थियंस थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। शक शासक जो थे वो पार्थियंस थे। लास्ट लास्ट शाखा थी पार्थियंस की, शक राजाओं की, ठीक है ना। शक यानी कनिष्क वाला राजवंश। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र का एक उदाहरण है? यानी कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड है, ना कि गवर्नमेंट से, ना कि पब्लिक सेक्टर से? तो देखो भाई, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये क्या है? भेल, ठीक है, ये क्या है? इसका क्वेश्चन पहले ही आया था। ये क्या था? सार्वजनिक है, गवर्नमेंट के अंदर आती है। 1956 में इसको रूस की सहायता से विकसित किया गया था एवं बिजली को उपकरण बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ये क्या है? भारत की गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है ना, जो कि पेट्रोलियम यानी कि जो रॉ मटेरियल है, क्रूड ऑयल है, इसके लिए जानी जाती है, ठीक। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको बोलते हैं टिस्को। क्या बोलते हैं? टिस्को। टिस्को आपकी जमशेद जी टाटा की कंपनी है। किसकी टाटा की कंपनी है? जमशेद जी की। और यही आपका यानी कि टाटा ग्रुप के अंदर आती है। जो रतन टाटा नहीं थे, उसी ग्रुप के अंदर आती है। तो इसको क्या बोलोगे? प्राइवेट सेक्टर। बाकी का आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, क्या है? सेल, ठीक है ना, सेल। एक ऐसे गवर्नमेंट। तो आपकी प्राइवेट कौन सी है भाई? टिस्को। चलो टिस्को के बारे में थोड़ा देखते हैं, टिस्को के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा, जमशेद जी टाटा द्वारा जमशेदपुर, जमशेदपुर झारखंड में इसकी स्थापना की थी। झारखंड में स्थापना की गई, ठीक है। किसने की थी? जमशेद जी टाटा, ठीक है, स्थापना की। 1911 में कच्चे लोहे के उत्पादों का निर्माण किया, उत्पादों का निर्माण। 1912 में इस्पात उत्पादों का निर्माण किया था। इस्पात यानी कि स्टील का, ठीक है, उत्पादों का निर्माण। ये ध्यान रखना, ये डेट्स है, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना, ठीक है। किसने स्टार्ट की थी टिस्को? जो आपकी प्राइवेट कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, जमशेद जी टाटा ने, फाउंडर थे इसके, ठीक है ना। 1907 में झारखंड के अंदर जमशेदपुर में। 1911 में इन्होंने पहला अपने कच्चे लोहे का उत्पाद दिया था। 1912 में इन्होंने स्टील को उत्पाद दी थी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद में ये अंग्रेजी शासन में यानी कि 1939 के दौरान एशिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादन कंपनी थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी भी काफी नाम है इसका टिस्को का। तो कौन सी है भाई प्राइवेट आपकी? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब की गई थी? सभी को पता है कब की गई थी? 2014 के दौरान, ठीक है, 2014 के दौरान की गई थी, ठीक। अभी इसका 18 अक्टूबर से स्टार्ट हुए थे 2024 में। हर साल इसका आयोजन होता है एवं स्टार स्पोर्ट्स इसका सबसे बड़ा प्रायोजक है, ठीक है। और वैसे भी भारत का कबड्डी में पुराने टाइम से नाम है। तो भाई किसने कब स्टार्ट की गई थी? 2014 में। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? चारू शर्मा। कौन है? चारू शर्मा, ठीक है। तो ध्यान रखना कब स्टार्ट की थी? 2014 में। कौन इसको प्रस्तुत करता है भाई? स्टार स्पोर्ट जो चैनल है ना, वही इसका प्रायोजक है, यानी कि स्पॉन्सरशिप उसी के पास में है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय महिला मुक्केबाजों में से किसे
2022 में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की अध्यक्ष और एक मतदान सदस्य के रूप में चुना गया था। तो भाई कौन है? लवलीना बोरगोहेन। कौन है? लवलीना बोरगोहेन। ये असम की मुक्केबाज महिला है। असम की महिला मुक्केबाज, ठीक है ना, ध्यान रखना, महिला मुक्केबाज है। इनको इनकी उपलब्धि के बारे में बात करते हैं भाई। 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता, ठीक है, ध्यान रखना, कांस्य पदक विजेता भी रही हैं एवं अर्जुन पुरस्कार तथा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित। लेकिन कौन सा पॉइंट है जो पूछा जा सकता है? टोक्यो ओलंपिक का, ठीक है, ये पूछा था। 2022 में ये अध्यक्ष बन चुकी हैं एवं मतदान सदस्य के रूप में चुना है, ठीक है, ये तो ध्यान रखना ही। लेकिन इसके साथ नेक्स्ट क्या ध्यान रखना, 2020 जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, 2021 समर ओलंपिक, ठीक है ना, टोक्यो में जिसका आयोजन हुआ था जापान में, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था मुक्केबाजी में, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। एवं अर्जुन पुरस्कार तथा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कथक से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी की पहचान कीजिए। कौन है इसमें से? वी सत्यनारायण कुचिपुड़ी डांसर, ठीक है ना, केलुचरण मोहपात्रा ओडिसी डांसर। तो कौन है भाई? आपकी रोहिणी भाटे। कौन है? रोहिणी भाटे, ठीक है, रोहिणी भाटे आपकी, रोहिणी भाटे, ठीक। 2008 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। 1979 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सन 2001 में कालिदास सम्मान इनको मिला है, ठीक है, ये उनकी उपलब्धियां हैं। ये बिहार की रहने वाली थी, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी इनको पुरस्कृत किया जा चुका है। 1924 में ये पैदा हुई थी एवं 2008 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। 1979 में इनको भारत सरकार की संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया एवं सन 2001 में कालिदास सम्मान से, ठीक है। तो ध्यान रखना, रोहिणी भाटे कौन है? कथक डांसर, ठीक है, कथक नर्तक, कथक डांसर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? भाई कौन था? हुमायूं, ठीक है, बाबर के 4 पुत्र थे, उसमें हुमायूं एक था, ठीक है। हुमायूं का 1930s में जब बाबर एक्सपायर हुआ उसके बाद ही इसको सत्ता सौंप दी थी, लेकिन शेरशाह सूरी के कारण कभी भी इन्होंने ठीक से शासन नहीं किया, ठीक है। उनके साथ इनके कई सारे युद्ध हुए थे, जैसे कि बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, ठीक है। उन सारे युद्धों में ये हार गए। जब आग्नेय से चलाते हुए शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई तब जाके इनको शासन मिला था, ठीक है। तो ध्यान रखना, कौन था बाबर का उत्तराधिकारी? हुमायूं। और हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था? अकबर। तो भाई इतनी वंशावली तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर। अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन आया? शाहजहां। शाहजहां के बाद कौन आया? औरंगजेब, ठीक है। इतनी वंशावली तो आपको याद रखनी चाहिए हमेशा, इतना तो याद रखो इस वंशावली को। इसके बाद लास्ट में कौन था? 1857 में कौन था? मोहम्मद जहां जफर, ठीक है, मोहम्मद
शाह जफर सेकंड, ये इनकी लास्ट थे, लास्ट रूलर था, लास्ट मुगल। इतना ध्यान रखना ही चाहिए जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आए पढ़ते टाइम पर और एग्जाम में भी अच्छे से कर सके, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, मेन इतनों को पढ़ लो, उसके बाद में लास्ट के किंग को पढ़ लो। 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? मोहम्मद शाह जफर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया था? ठीक है, जो एक्ट है हाई कोर्ट्स को लेकर भारत एक कब पास किया था ब्रिटिश संसद ने? ब्रिटिश संसद ने इसको 1861 में पास किया था, ठीक है। कब किया था भाई? 1861 में, ठीक। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन की रानी को अधिकार दिया कि वो लेटर्स के थ्रू, जो लेटर है लेटर पेटेंट के थ्रू भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती हैं। इस एक्ट के थ्रू भारत में तीन प्रेसिडेंसीज में, जो तीन प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, उन तीनों में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। तो देखो बच्चों, कब हुई थी? इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत तीन भारतीय प्रेसिडेंसियों में, भारतीय प्रेसिडेंसी में हाई कोर्ट की स्थापना, हाई यानी उच्च न्यायालय की स्थापना। तो देखते हैं कौन कौन से थे भाई वो। कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता उच्च न्यायालय, ये पहला था, ठीक है। 1 जुलाई 1862 मद्रास उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1862। उसके बाद है आपका बॉम्बे, बॉम्बे उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 14 अगस्त 1862, ठीक है। ये किए गए थे, ये तीनों स्टैब्लिश किए गए थे। इसके बाद में 1866 में आपका संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना, एवं 1824 में 1884 में बेंगलुरु हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है, लेटर पेटेंट के द्वारा, यानी कि जो लेटर पेटेंट थे। और ये तीन है, ये उसी टाइम पर 1862 में ओपन किए थे जब 1861 का उच्च न्यायालय अधिनियम एक्ट आ चुका था, ठीक है। उसके बाद में भारत में ये तीन स्टेब्लिश किए गए थे, जो 1862 के दौरान है, तीनों तीनों की तीनों प्रेसिडेंसी थी, उनमें इसको स्टेब्लिश किया था। ध्यान से देख लो सारी डेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी? तो भाई 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। किस सन में की गई थी? 25 जनवरी 1950 में, ठीक है। स्थापना 25 जनवरी 1950, ठीक है ना। क्या काम था आखिर, क्यों इस चुनाव आयोग को बनाया गया था? भाई भारत में विधानसभा के, लोकसभा के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के चुनावों को निष्पक्ष कराने के लिए चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 25 जनवरी 1950, ठीक है ना। इस टाइम पर कौन है आपके चुनाव अधिकारी, जो चुनाव आयुक्त है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। ये ध्यान रखना, इस टाइम पर मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त 26 नंबर के ज्ञानेश कुमार, ये आपके चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। और स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। किस लिए की गई थी भाई? विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों को निष्पक्ष कराने के लिए इसका स्थापना की गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो,
मैच द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है, मैचिंग दी गई है यहाँ पर। तो देखो भाई, द ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस, ठीक है, द ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस, तो कब किया गया था भाई, क्या बोलोगे इसको, ये कब किया गया था, 2010 के दौरान। कब किया गया था भाई ये, 2010 के दौरान, ठीक है। तो पहले का क्या होगा, पहले का क्या होगा, 2010 के दौरान किया गया था, सॉरी 2010 के दौरान नहीं, 1988 में किया गया था, क्या बोलेंगे, 1988 में, ठीक है। उसके बाद बात आती है भाई सातवीं व्यापार नीति, सेकंड वाला देखो, भारत खाड़ी परिषद मुक्त व्यापार समझौता कब किया गया था, 2004 में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द इंडियन रिपब्लिक कोरिया, भारत कोरिया गणराज्य व्यापक साझेदारी, ये कब की गई थी, 2010 में, ठीक है। उसके बाद सातवीं व्यापार नीति समीक्षा, ये कब की गई थी भाई, 2021 के दौरान। तो देखो इसको, पहले का बी, पहले का बी, पहले का बी, टू का ए गलत, टू का सी, तो देखो पहले का बी, टू का सी, थ्री का डी और फोर्थ का ए, तो कौन सा होगा भाई, चौथा, ठीक है, कौन सा होगा, चौथा वाला, ठीक है, मैचिंग है। और ये उनके स्थापना कुछ समझौते दिए गए हैं, जैसे कि आपका सातवीं व्यापार नीति समीक्षा, और ये आपका जो खाड़ी खाड़ी देशों के साथ में यानी गल्फ कंट्रीज के साथ में फ्री ट्रेड जो डील होती है, ठीक है ना, फ्री ट्रेड डील होती है, ये समझौता दिए गए, ये भी समझौता है, ये वैश्विक प्रणाली है। तो जिस ईयर में ये लॉन्च हुई थी उनके साथ मैच करना था, ठीक है, तो आपने मैच कर दिया सारा। कब किया गया था व्यापार प्राथमिकताओं की वैश्विक प्रणाली, 1988 में। भारत खाड़ी सहयोग परिषद मुक्त व्यापार 2004 में। भारत कोरिया गणराज्य के साथ में व्यापक समझौता 2010 में, एवं सातवीं व्यापार नीति समीक्षा 2021 में, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन सा होगा, चौथा, ठीक। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शतरंज में इस्तेमाल होने वाली सफेद मोहरों की संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करती है, तो कौन सी करती है भाई, 16 नंबर की, ठीक है। जिसने भी चेस खेला है वो आराम से जान चुका होगा कि 16 नंबर का क्या मतलब है, ठीक है, चेस के अंदर में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, दो ही कलर होते हैं, ब्लैक और व्हाइट, दोनों में किंग होते हैं, एलिफेंट होता है, ठीक है। तो वो जो भी जानता है उसको खेला है तो आराम से समझ चुका होगा तो क्या मतलब था। नेक्स्ट देखो, रोगों का कौन सा समूह जीवाणुओं के कारण होता है, ठीक है। तो देखो भाई, डेंगू आपका वायरस के कारण होता है, मलेरिया पैरासाइट के कारण होता है, हैजा आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है, ठीक से देख लो। इन्फ्लुएंजा आपका वायरस के कारण होता है, डेंगू आपका वायरस के कारण होता है, हैजा आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद आंत ज्वर आपका, जो आंत ज्वर है वो बैक्टीरिया से होता है, हैजा आपका बैक्टीरिया से होता है, तपेदिक यानी कि टीबी जो है वो आपकी बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। उसके बाद में मलेरिया आपका पैरासाइट यानी कि परजीवी से होता है, सामान्य सर्दी जुकाम यानी कि राइनो वायरस वायरस से होता है, एवं इन्फ्लुएंजा आपका वायरस से होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, वायरस यानी कि विषाणु, ठीक है। तो अब आप देख लो क्या पूछा था, रोगों का कौन सा समूह जीवाणुओं से होता है, तो भाई कौन सा होता है जीवाणुओं से, तीसरा समूह, कौन सा होता है, तीसरा। तो देखो वी यानी कि वायरस, वायरस यानी कि विषाणु, ठीक है। पी आपका परजीवी यानी कि पैरासाइट, बी आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ठीक है, जीवाणु। मैंने सबके ऊपर नाम लिख दिया है। डेंगू आपका बी यानी कि किससे है, वायरस से, मलेरिया आपका किससे है, परजीवी से, और हैजा आपका किससे है, किससे है भाई, बैक्टीरिया से, ठीक है। तो पता कर लेना, आराम से पता लग जाएगा कौन सा समूह होगा, कौन सा समूह होगा भाई आपका तीसरा। देखो टाइफाइड को देखोगे तो टाइफाइड क्या है भाई, टाइफाइड की बात करो किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी, क्या नाम है इसके जीवाणु का, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, टाइफी जीवाणु।
तीसरे को देख लेते हैं। उसके बाद है आपका कॉलरा। कॉलरा का मतलब होता है हैजा। क्या मतलब होता है? हैजा। और हैजा का क्या है? विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी ये आपका जीवाणु है, ठीक है। उसके बाद है आपका ट्यूबरक्लोसिस यानी कि तपेदिक। क्या है? तपेदिक यानी कि टीबी, ठीक है। ये क्या है? माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये इनके जीवाणुओं के नाम है। तो अब आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कौन सा किस जीवाणु से है। तीनों के जीवाणु नाम लिखे हुए, ठीक है। टाइफाइड में क्या होता है? आपकी आंतें प्रभावित होती हैं, ठीक है। ये दूषित पानी से यानी कि पॉल्यूटेड वाटर से होने वाला रोग है, ठीक। इसमें 5 से 7 दिन बुखार आता है, आपकी पीठ में दर्द होता है, और इसको विडाल टेस्ट द्वारा इसकी पहचान की जाती है, ठीक है, जो वाइडल टेस्ट होता है। कॉलेरा हैजा, उल्टी एवं दस्त एक साथ में, जिससे कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। महामारी के रूप में भी हैजा फैल जाता है। इसमें कौन सा जीवाणु होता है? विब्रियो कॉलेरी, जो कि मक्खियों द्वारा या खुले खाने को प्रदूषित करता है। ये भी पानी एवं दूषित भोजन से होने वाला रोग है। तपेदिक यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु आपके फेफड़ों में जो परत होती है उसको खाकर उसमें छेद कर देता है, ठीक है। इसको लगातार खांसी के कारण पता चल सकता है इसका, लेकिन थोड़ा ठीक होने में टाइम लेता है। जैसे कि अभी डॉट्स के थ्रू 1 महीने में ये ठीक हो जाएगा, लेकिन पुराने टाइम पर बहुत प्रॉब्लम होती थी, 3-3, 4-4 महीने इसकी दवाई खानी पड़ती थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, तीनों रोगों के बारे में भी जान गए और किससे होता है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? तो भाई कौन सी है? शेवरॉय की पहाड़ी, ठीक है। कौन सी पहाड़ियां? शेवरॉय की पहाड़ी। कहां मौजूद है? थोड़ा सा देखते हैं। शेवरॉय की पहाड़ियां तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में सेलम शहर में स्थित है। सेलम शहर में पहाड़ियों का समूह। क्या है भाई? पहाड़ियों का समूह है, समूह है। वहां के देवता, वहां के देवता शेवारन के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम है, ठीक है। नाम पर इन पहाड़ियों का नाम है, पहाड़ियों का नाम है। इनकी मैक्सिमम ऊंचाई कितनी है? इनकी अधिकतम ऊंचाई, ऊंचाई 1620 मीटर है, ठीक है। ये ध्यान रखना। कहां पाया जाता है भाई? तमिलनाडु में, शहर सेलम शहर के पास में इन पहाड़ियों का समूह है। वहां के एक लोक देवता थे शेवारण्य, उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। अगर इसकी सबसे ऊंची यानी कि इसकी मैक्सिमम ऊंचाई की बात करें तो 1620 मीटर है इसकी मैक्सिमम ऊंचाई, ठीक है। ध्यान रखना। तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है शेवरॉय की पहाड़ी और पूर्वी घाट का। मैंने कल भी आपको बताया था कि पूर्वी घाट काफी पूछा है, तो ऐसी चीजों को ध्यान रखते रहना चाहिए। पहले वाले पेपर को देखें, एनालाइज करें और उनसे उनसे उन पॉइंट्स को निकालें जिसमें बार बार चर्चा हो रही है, ठीक है। किसी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे तो पेपर काफी अच्छा होगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, पर्युषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? पर्युषण पर्व यानी कि महापर्व किसका? जैनियों का, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? महापर्व। और ये जैनियों का प्रमुख पर्व है, जो कि भाद्रपद यानी कि जुलाई अगस्त के महीने में, जो भाद्र का महीना है, यानी सॉरी, जो अगस्त के महीने में स्पेशली इसको मनाया जाता है। जुलाई अगस्त, उसमें अगस्त सितंबर में इसको मनाया जाता है, ठीक है। 8 दिनों तक ये प्रोग्राम चलता है। इसमें जैनी लोग, जो जैन लोग हैं, वो भूखे प्यासे भी रहते हैं, उपवास भी करते हैं। इसका पर्युषण का मतलब होता है आत्मा के समीप, ठीक है। इसमें भगवान महावीर स्वामी की पूजा आराधना की जाती है। तो समझ गए इसको क्या है भाई? जैनियों का त्योहार है पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व का दूसरा नाम क्या है? महापर्व। महापर्व यानी कि
जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी को समर्पित, ठीक है, महावीर स्वामी को समर्पित है। ये कितने दिनों तक चलता है? 8 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 8 दिनों तक। किस महीने में भाई? भाद्रपद में। भाद्रपद माह में 8 दिनों तक ये प्रोग्राम चलता है, दिनों तक ये पर्व चलता है। 8वें दिन संवत्सरी मनाया जाता है। संवत्सरी मनाया जाता है। ध्यान रखना इसका नाम अगर संवत्सरी आए तो आप ध्यान रखना सीधा किससे रिलेटेड है भाई? जैनियों से रिलेटेड है, ठीक है ना। यानी कि लास्ट दिन वो लोग उपवास रखते हैं, फिर इस व्रत का पूर्ण करते हैं। इस व्रत को क्या करते हैं? पूर्ण। तो ध्यान रखना पर्युषण पर्व क्या है? भादो के महीने में मनाए जाने वाला त्योहार है, जो कि 8 दिनों तक चलता है। किसका प्रमुख त्योहार है? जैनियों का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो भाई देखो, गलत का पहचानना है हमको। स्टार्च एग यॉल्क, बिल्कुल गलत। तो कौन सा भाई गलत युग्म? पहला ही गलत हो गया इसमें, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं, माल्टोज किस किस में मौजूद होता है? गेहूं में, कॉर्न मील यानी कि मक्के के आटे में, और जौ में। बिल्कुल सही बात है भाई। उसके बाद है देखो, फ्रक्टोज किस में होता है? फलों में, यानी कि अंगूर में, सेब में, सभी में फ्रक्टोज, बिल्कुल सही है। लैक्टोज किस में होता है? दूध में, बिल्कुल सही है। जो खट्टेपन का एहसास होता है वो लैक्टिक एसिड के कारण ही होता है। तो भाई स्टार्च के उदाहरण क्या है? देखो स्टार्च के उदाहरण, अगर स्टार्च आ जाए तो चावल, कसावा, बाजरा, गेहूं, मक्का, जो कॉर्न स्टार्च होता है, कॉर्न स्टार्च, यानी ऐसी फसल जिन्हें पीसकर पाउडर रूप दे सके, ठीक है ना, पाउडर रूप दे सके, उसे क्या बोलते हैं? स्टार्च। जैसे आप चावल को उबालते हो तो उबालने के बाद में जो पानी मिलता है वो क्या? स्टार्च। इसी तरीके से आलू भी आपका स्टार्च का उदाहरण है। क्या चीज? आलू। आलू को भी सुखाकर आटा बनाया जा सकता है। कसावा ये अफ्रीकी फूड है, शकरकंद जैसा होता है, इसका भी इस्तेमाल आटा बनाने में करते हैं। तो कसावा भाई स्टार्च है। बाजरा तो है ही है, बाजरे को आप बना ही सकते हो आटा, इन सबको तो आटा बना ही सकते हो। तो फेमस क्या है? मक्का, चावल और आलू, ठीक है। बाकी के सारे आटे ही आप पता कर सकते हो। तो स्टार्च के ये उदाहरण है। फिर भाई अंडे की जर्दी क्या है? अंडे की जर्दी आपका प्रोटीन एवं लिपिड का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रोटीन एवं लिपिड। लिपिड यानी कि वसा का उदाहरण है, ठीक है। इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, ये आपके बाल बनाने एवं चेहरे के लिए बेहद आवश्यक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एवं आपकी मांसपेशियों को भी मजबूत करता है जो अंडे की जर्दी होती है। यानी कि ए गोल का मतलब है जो पीला वाला भाग होता है अंडे का। तो ये किससे बना होता है भाई? किससे बना होता है? प्रोटीन एवं वसा से, ठीक है। ये स्टार्च से नहीं बना होता। स्टार्च से क्या बना होता है? चावल के प्रोडक्ट, कसावा, बाजरा, गेहूं, मक्का, ये सब स्टार्च है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेना। और अंडे की जर्दी किसका एग्जाम्पल है? अंडे की जर्दी किसका है? लिपिड एवं प्रोटीन का एग्जाम्पल है, ठीक है, प्रोटीन का उदाहरण है। अब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मैंने क्यों इसको गलत लगाया, क्योंकि स्टार्च में एग यॉल्क आता ही नहीं है। अंडे की जर्दी स्टार्च के अंदर आती ही नहीं है, ठीक है। देख लो इसको। नेक्स्ट देखो, एमपी लैट्स योजना किस वर्ष लागू की गई थी? भाई किस वर्ष लागू की गई थी? 23 दिसंबर 1993 को, ठीक है ना, ये लागू की गई थी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। इसका मतलब क्या है? यानी कि जो आपके राज्यसभा सांसद है, जो आपके लोकसभा सांसद है, ये सांसद प्रस्ताव लाते हैं। जैसे कि ये जिस जगह से सांसद बने हैं, जो भी जिले इनके अंडर आते हैं, तो वहां पर ये लोग काम कराएंगे। इसके लिए सरकार इनको पैसे देगी, ठीक है। इनके वित्त की पूर्ति कौन करेगी? सरकार। तो कितना पैसा आता है? 5 करोड़ रुपए। और वो उस हिसाब से उस जगह पर अगर जरूरत है किसी रोड की, किसी नाले की, तो वो उसमें लगा सके। तो इसीलिए पारित किया गया था। और इसमें जो राशि रखी गई थी
वो 5 करोड़ रुपए रखी गई थी। ठीक है, ध्यान रखना, इससे काम करा सकते हैं जिस भी जगह से वो लोग सांसद चुने गए हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो भी काम कराया उसके लिए आपको एक पट्टिका लगानी पड़ेगी, एवं उस पट्टी में कितने पैसे खर्च हुए, कितने लंबा रोड आपने बनवाया और कितना सामान आपका लगा, ये सारा उसमें आपको लिखना पड़ेगा। आप कई बार जानते हो कोई रोड बनवाई है प्राइवेट या कोई गार्डन बनवाया है तो उस पर पट्टी लगी रहती है, क्या इसका निर्माण इसने लगा कराया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से सांसदों के लिए इसको लाया गया था। इसका मतलब क्या है, एमपी लेट्स का यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो डेवलपमेंट स्कीम थी। ठीक है, लोकल एरिया, इसका मतलब देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट लोकल एरिया यानी कि जिस एरिया से वो चुने गए हैं, लोकल एरिया डेवलपमेंट, डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, स्कीम इसकी फुल फॉर्म है, और इसके तहत क्या मिलता है, सांसदों को, सांसदों को 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए संबंधित जिले में काम कराने के लिए, संबंधित जिले में काम कराने के लिए, काम कराने के लिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई, कब बना था 1993 में, किस सरकार में बना था, पीवी नरसिम्हा राव सरकार। ठीक है, जो आपके पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के समय पर इसको एस्टैब्लिश किया गया था, लाया गया था संसद के अंदर। ठीक है, काम कराने के लिए, ध्यान रखना, और इसकी फुल फॉर्म भी लिख दी है। जिस जगह से सांसद चुने गए हैं, अगर वो चाहते हैं कि इस जगह पर कुछ काम कराया जाए, किसी ब्रिज का निर्माण कराया जाए, किसी रोड का निर्माण कराया जाए, किसी सड़क को बनवाया जाए, तो सरकार आपको 5 करोड़ रुपए प्रदान करेगी, लेकिन आपको काम में जो काम आपने कराया उसको एक पट्टिका पर अंकित करना पड़ेगा। ठीक है, उसको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ध्यान रखना, ये सांसदों से रिलेटेड थी, इसलिए इसकी फुल फॉर्म में क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, कब शुरू की गई थी, 1993 में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित नहीं है। तो देखो भाई, मौलिक कर्तव्य कौन कौन से नहीं थे, 11 मौलिक कर्तव्य जो रूस से लिए गए हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमको देश के क्या बोलते हैं, देश के संविधान का पालन करना चाहिए, उसके आदर्शों को हृदय में सजाना चाहिए। ठीक है ना, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज का पालन करना चाहिए, राष्ट्रीय संस्थाओं यानी कि राष्ट्रपति भवन, सचिवालय, इनका सम्मान करना चाहिए। दूसरे में क्या था, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उन सारे आंदोलनों को अपने हृदय में सजोना चाहिए व उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। तीसरी, देश की सुरक्षा करना चाहिए। चौथी, देश की संस्कृति की सुरक्षा करना चाहिए। पांचवा, प्रकृति एवं प्रकृति के संवर्धन के उपाय करने चाहिए। छठवें, अच्छे ग्रुप्स बनाने चाहिए। ठीक है, और लास्ट में कौन सा था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना चाहिए। तो देखो भाई, उसमें से कौन सा शामिल नहीं है, वो ही हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं होगा। तो देखो, देश की रक्षा करना चाहिए है मौलिक कर्तव्य है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें से आपको वो छाटने हैं जो कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। आयकर का भुगतान करना, बिल्कुल नहीं, एक मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। दूसरा, चुनाव में मतदान करना, बिल्कुल नहीं। मौलिक कर्तव्य हमें अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज आदि के बारे में सिखाता है, अपने संविधान के बारे में, अपनी प्रकृति के बारे में, जो मौलिक कर्तव्य उनके बारे में सिखाता है। इसमें कहीं पर भी आयकर यानी कि इनकम टैक्स एवं चुनाव के बारे में बात नहीं की गई है। तो चौथा देख लेते हैं, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, बिल्कुल सही, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। तो कौन सा नहीं होगा, 2 एवं 3 दोनों, ये आपके मौलिक कर्तव्य नहीं है। यानी कि इनकम टैक्स भरना और इलेक्शन, ये चुनाव में वोट देना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा भाई, 2 एवं 3 दोनों। नेक्स्ट देखो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में झुग्गियों में रहने वाली आबादी ज्यादा है। किसकी बात की गई है भाई, केंद्र शासित प्रदेश की यानी कि यूटी की। अगर राज्य की बात की जाती तो महाराष्ट्र सबसे बड़ा स्लम यानी कि धारावी क्षेत्र। ठीक है, सबसे ज्यादा झुग्गियां किसमें, महाराष्ट्र में, धारावी क्षेत्र में। लेकिन यहाँ बात की गई है यूटी की, तो डायरेक्ट यूटी की जब बात की जाए तो दिल्ली के अंदर, कहां पर, दिल्ली। तो देखो क्या होगा आंसर, दिल्ली। ठीक है,
बाकी की सबकी कंडीशन अच्छा है। दिल्ली में जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं वो काफी ज्यादा हैं, ठीक है। तो इसको तो अपने दिमाग में बैठा लो। और अगर राज्य की बात की जाए तो भाई सबसे बड़ी जो स्लम है, सबसे बड़ी जो झुग्गी पट्टी है, वो सारा कहां पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भूपेन हजारिका राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। किसके थे भाई? ये भी सेकंड टाइम रिपीट हुआ है भूपेन हजारिका वाला। किस राज्य के थे? असम राज्य के। कौन थे भाई? म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, ठीक है ना, गायक, सिंगर। इनको असम सरकार में असम पुरस्कार से भी सम्मानित है, असम रत्न से, ठीक है। एवं 2019 में ये भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित है, ठीक है। क्या लिखोगे भाई? 2000 असम के संगीतकार, असम के संगीतकार। इन्होंने भारतीयों की कई मूवी में, यानी कि बॉलीवुड में कई मूवी में, रुदाली मूवी 1991 में संगीत निर्देशन किया, ठीक है, संगीत निर्देशन दिया। असम के रहने वाले। 2019 में भारत रत्न प्राप्त करता, ठीक है, ये ध्यान रखना, 2019 में भारत रत्न। क्योंकि ऐसा ना हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भूपेन हजारिका का भारत रत्न से संबंधित आ जाए, वैसे भी पहले आ चुके हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। 1991 में आपकी रुदाली जो मूवी थी, डिंपल कपाड़िया को लेकर, दिल हूम हूम करे, वो इसी का सॉन्ग है जिसमें भूपेन हजारिका ने म्यूजिक दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? विली विली। क्या कहते हैं? विली विली, ठीक है ना। क्या बोलते हैं भाई? विली विली। हिंद महासागर में जो हमारे यहाँ आते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको चक्रवाती बोलते हैं, ठीक है ना। अफ्रीका के अंदर, और जो अफ्रीकन का जो सी है, ओशियन है, अफ्रीका जो आइलैंड है, उसमें जो आते हैं उसको टाइफून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइफून। अफ्रीका और अमेरिका में, ठीक है ना। तो देखो भाई, कुछ के नाम ही लिख दे रहा हूं। अफ्रीका एवं यूएसए, अफ्रीका एवं यूएसए, इसमें जो चक्रवात आते हैं उसका क्या नाम है? टाइफून। क्या नाम है? टाइफून चक्रवात, ठीक है। कैरिबियन कंट्री, कैरिबियाई देश, जैसे वेस्ट इंडीज है देश, एवं अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर में जो चक्रवात आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हरिकेन। क्या बोलते हैं? हरिकेन, ठीक है, हरिकेन। तो ये थोड़े से ध्यान रखना। हिंद महासागर में हम लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। तो हरिकेन कहां बोलते हैं भाई? कैरिबियाई देशों एवं अटलांटिक में आते हैं। अफ्रीका एवं यूएस में क्या आते हैं? टाइफून, ठीक है, टाइफून। सॉरी, टाइफून नहीं, टोर्नाडो। क्या नाम है भाई? टोर्नाडो, ध्यान रखना, टोर्नाडो, टोर्नाडो, ठीक है। टाइफून कहां आते फिर आपके? चीन एवं प्रशांत महासागर में, ठीक है, प्रशांत महासागर में जो आते हैं चक्रवात, उनको क्या बोलते हैं? टाइफून। क्या बोलते हैं? टाइफून। ये तीन नाम है, ये बार बार आते रहते हैं, एक बार आप देख लो, ध्यान कर लो। अगर कैरिबिया में यानी कि अटलांटिक ओशियन में आ रहे हैं तो क्या बोलोगे भाई आप उसको? हरिकेन। अगर अफ्रीका और यूएसओ में आ रहे हैं तो टोर्नाडो। चीन एवं प्रशांत में आ रहे हैं तो टाइफून, ठीक है, क्लियर। हमारे हिंद महासागर में चक्रवाती बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बिली बिलीज। और बाकी के में मैंने लिखा दिया है टोर्नाडो, हरिकेन, टाइफून, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, कैलोरीमेट्री अच्छी तापीय चालकता वाली किससे बनी होती है भाई? छोटा सा कंटेनर किससे बना होता है? तांबा से। किससे? तांबे से बना होता है, ठीक है। ध्यान रखना, इसका जो मतलब इस तरीके से शेप होती है, एक पात्र होता है जिसमें ये डली रहती है, ठीक है ना। ये तांबे की होती है। तो ध्यान रखना, किस लिए यूज होती है भाई? किस लिए यूज होती है? ऊष्मा एवं जो ऊष्मा है, ऊष्मा एवं ताप को मापने के लिए।
जैसे कि आपको मापना है किसी पानी में कितना ताप है, कितना टेम्परेचर है, ठीक है ना, तो उसका मेजरमेंट कर देगी, लेकिन किस फॉर्म में, कैलोरी के फॉर्म में, ठीक है ना। उपयोग देख लो, कैलोरीमेट्री का उपयोग क्या है, ऊष्मा एवं ताप का मापन कैलोरी में, ठीक है, कैलोरी में करता है। कैलोरीमीटर क्या करता है भाई, ऊष्मा एवं ताप का मापन करता है कैलोरी में, ठीक है। तो किसकी बनी होती है, जो प्लेट होती है कॉपर की, तांबे की, ठीक है, तांबे की बनी होती है, और कई कई बार ये एल्यूमिनियम की भी बनी होती है, ध्यान रखना। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो हीट है आपकी एवं टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए, लेकिन रिजल्ट में किस में शो करेगा, कैलोरी में, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, कैलोरीमीटर। क्या नाम है इसका, कैलोरीमीटर, ठीक। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों को हर वर्ष कितनी राशि प्रदान की जाती है भाई, 6,000 रुपए। क्या की जाती है, 6,000 रुपए। अब ये योजना भी आगे आए, तो इस योजना को देखो कब स्थापना की थी, कब स्थापना की थी, देख लो, 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल द्वारा, किसके द्वारा भाई, पीयूष गोयल द्वारा शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य क्या था, किसानों की सहायता, ठीक है, किसानों की सहायता के लिए, ठीक है। इसमें प्रत्येक किसान के लिए, जिसने भी इसमें रजिस्टर करा रखा है, उनको प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए की राशि सरकार द्वारा दी जाती है, ठीक है ना। किसानों की आय बढ़ाने एवं किसानों को सरकार की तरफ से एक छोटी सी मदद है। इसे जो वर्ल्ड बैंक है, जो विश्व बैंक है, उसने भी इस योजना को सराहा है, ठीक है। आप कर्ज देने के बदले मान दे दें, यानी कि उनका सम्मान के दृष्टि से कुछ पैसे दे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। इसलिए इसको वर्ल्ड बैंक ने भी सराहा है, ठीक बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम हो, ये कंप्लीट हो चुकी है, कल हम लोग सेकंड शिफ्ट को देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। अब मैं जाता हूं, थैंक यू सो मच।